हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अगले लेक्चर के बारे में। इससे पहले हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल लास्ट लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो मैंने पढ़ा था डी ब्रोगली के बारे में। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और इसको कंफर्म करने के लिए हमने पढ़ा था डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जो कि सिग्निफाई करता है वेव नेचर के बारे में। अभी हमें क्या पढ़ना है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें ना अपने क्लास 11th में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने उन सब के नाम सुने होंगे इसके अंदर। इन सब चीजों के नाम सुने होंगे आपने वहां पर। लाइक व्हाट वी हैव गिवन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हेजनबर्ग ने बोला क्या था, मैं इसकी बात बता देता हूँ आपको। जैसे भी एक पार्टिकल मूव करता है इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि दिस पार्टिकल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ वेव। ठीक है। तो ये मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में बात कर रहे थे इस चैप्टर में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब हमें ना अनसर्टेन का मतलब होता है एक साथ दो चीज, एक साथ चीजों का पता करना या सर्टेनिटी बताना होना कि क्या वो है। तो यहाँ हम बात करते हैं दो चीजों की। एक है हमारी पोजीशन, कि किस पोजीशन पे हमारा पार्टिकल होगा। और दूसरा है हमारा पोजीशन के अलावा मोमेंटम। तो हम इन दोनों की बात एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन इनका डिटर्मिनेशन ना स्पेसिफाइड नहीं है। इसकी थ्योरी से समझते हैं। According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure simultaneously both position and momentum। यानी कि आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि या तो आप पोजीशन को होल्ड करके मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, या आप मोमेंटम को होल्ड करके पोजीशन फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। अगर मैं यहाँ पर वेव बनाता हूँ और वेव का सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनाता हूँ, ये, तो इस पार्टिकल में, सॉरी इस रीजन के अंदर आपका पार्टिकल, जितना भी ये रीजन आ रहा है, इनमें से कहीं पर भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको
मोमेंटम को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को समझते हुए हम आगे चलते हैं। हेजनबर्ग ने वो बोलते हैं कि क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक अनसर्टेनिटी है। और वो अनसर्टेनिटी किस चीज के बारे में है? कि आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। बस ये था। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी ये क्या है? सर्टेनिटी इन द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। पोजीशन इज स्टैंड फॉर डेल्टा एक्स। एंड मोमेंटम यानी डेल्टा पी। इनको आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक रिलेशन क्रिएट होगा इनके बीच में, जिसे आप हेजेन अनसर्टेनिटी कंडीशन भी बोलते हैं। वो ये है कि पोजीशन का और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके इसके बराबर होगा। अब ये जो एच है, ये जो आपने लिखा है, इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। रही बात कैपिटल एच की, कि कैपिटल एच की वैल्यू क्या होती है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 8.6 इंटू 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है इसमें पूछने के लिए। अब अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा और रीड कराता हूँ, क्योंकि क्यू फाइंड नहीं कर सकते। हेजनबर्ग के इस फॉर्मूले से भी आप इसको सिग्निफाई कर सकते हो। लाइक अगर आप सिर्फ डेल्टा एक्स लिखना चाहते हो, तो ये तो एक कांस्टेंट है ना, एच अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। तो एच अपॉन 2 पाई इज अ फिक्स वैल्यू। और नीचे आ जाएगा आपके पास 1/डेल्टा पी। या फिर अगर सिर्फ डेल्टा पी लिखना हो आपको, तो वो हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई इंटू 1/डेल्टा एक्स। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। आप मान लीजिए, लेट जो आपके डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो जीरो को टेंड कर रही है। तो ये जीरो को कब टेंड करेगी? ये तो कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू टेंड करेगी जीरो को, तो आपका मोमेंटम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए कि आपका पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी मोमेंटम जीरो है। तो आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए डेल्टा एक्स, वो कहाँ पे टेंड करनी चाहिए? इन्फिनिटी पर। तो ये जो हम बात करते हैं वो मूविंग पार्टिकल्स की करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल आपका मूव ना कर रहा हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो वो बहुत ना की बराबर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन इन्फिनिटी पर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। If we are able to measure the exact position of the particle, then uncertainty in the measurement of linear momentum of the particle is infinite। यानी कि अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं x की वैल्यू जीरो पर, तो p इंफिनिटी को टेंड करेगा, और p की वैल्यू जीरो लेंगे तो x इंफिनिटी को टेंड करेगा। If we are able to measure exact linear momentum of the particle, जो कि जीरो है, then we cannot measure the exact position of the particle। अगर मैं इनकी पोजीशन फाइंड करता हूँ तो मैं मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं मोमेंटम फाइंड कर लेता हूँ तो मैं पोजीशन फाइंड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अनसर्टेनिटी जो बताती है हेजनबर्ग की, वो बताती है कि आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते।
जो चीज है आपकी ऊपर वाली, वो ध्यान रखिएगा। अभी आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स के नाम सुने होंगे जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। उसमें आपके क्या क्या आते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अंदर बेसिकली आपके यही आते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके अलावा कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। इस चीज के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फोटोन। फोटोन क्या होता है? जब भी कोई लाइट वेव ट्रैवल करती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को ले जाती है, एनर्जी के पैकेट्स की तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, ड्यूअलिटी की बात कर रहे हैं मैटर के। तो लाइट भी ऐसे ही मूव नहीं करेगी, अपने साथ कुछ पार्टिकल कैरी करके ले जाएगी। उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं, जो किस कहलाते हैं फोटॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपोगेट इन अ बंडल या पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी, ईच बंडल बीइंग कॉल्ड फोटोन और पजेसिंग एनर्जी। यानी कि फोटोन का और नाम होता है, उसे क्वांटा भी बोलते हैं। इसीलिए आज की दुनिया में अगर बात की जाए तो एक टर्म बहुत फेमस है, जो आप मार्वल की मूवीज के अंदर भी देखते होंगे, वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स यानी कि एक इस लेवल पे ले जाके पार्टिकल्स को पढ़ना जो काफी माइन्यूट थे। उसके अलावा क्वांटम फिजिक्स का एक और नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स, भी एक तरह से कई हद तक यही सेम चीज होती है, जिसमें आप फोटोन टाइप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में तो आप काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर रीसेंट स्टडी की बात की जाए तो फोटोन्स के ऊपर हो रही है। फोटोन पार्टिकल या फोटोन या प्लाज्मा के ऊपर हो रही है। तो मार्वल में भी दिखाते हैं कि जो आपके लाइट की स्पीड से जो पार्टिकल मूव करता है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से जो पार्टिकल मूव करते हैं, आप इनकी बारे में स्टडी करते हैं। तो कुछ मूवीज में पता है क्या होता है, वो टाइम डायलेशन को दिखाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि अगर एक मूवी मैंने देखी थी, जस्टिस लीग, उसमें क्या होता है, उसमें एक बंदा होता है, उसका नाम होता है फ्लैश। तो कुछ फिजिक्स की थ्योरीज बोलती हैं कि अगर आपको टाइम से आगे निकलना है तो आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज भागिए। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज भागेंगे तो टाइम पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ इस तरीके का दिखाया है कि वो बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है और लगातार काफी स्पीड से वो भागता है। तो क्या होता है कि उसको दिखता है कि जो काम टाइम में हो चुका है वो उससे भी आगे निकल जाता है, ज्यादा स्पीड से जब वो चलता है। तो वो थोड़ी सी डीप फिजिक्स है। मुझे उसमें ना थोड़े थोड़े इसके कारण मालूम है। एग्जैक्ट ना मुझे वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या उसके ऊपर बात हो रही होती है। मैंने कहीं से थोड़ा सा समझा है, कहीं से थोड़ा सा। कभी मैं अगर इस मेरा बहुत इंटरेस्ट भी रहता है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, कि अगर हम किसी और प्लेनेट के करीब चले जाएं तो
हमारा जो रेवोल्यूशन है और उस प्लेनेट का जो रेवोल्यूशन है, उसकी वजह से वहाँ टाइम फास्ट हो जाता है। ऐसे कुछ करके बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। तो वो थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं भी उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी टर्म्स आप वहीं सुनोगे इस तरह की। हमारी फिजिक्स भी कहीं हद तक इशारा देती है ताकि हम आगे उधर की तरफ जा पाए, इंटरेस्ट दिखा पाए। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो, प्लीज दो जगह से मत पढ़िएगा। एक तो यूट्यूब शॉर्ट्स से मत पढ़िएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं। दूसरा रील्स से मत पढ़िएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाती है वो एक तो कंप्लीट नहीं होती, और अगर आप वाकई में इंटरेस्ट है तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखिए, या कॉस्मोस करके चैनल है एक यूट्यूब पर, वो स्पेस को बहुत अच्छे से समझाता है, स्पेस टाइम के बारे में, कॉस्मोस है, तो वो अच्छे से समझाता है। उसके अलावा कुछ बुक्स होती हैं, आप जो है न्यूटन की बुक ही पढ़ सकते हैं, ऑप्टिक। उसके अलावा आप अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है आपको, और अपने जो हॉकिन फिनिक्स है, इन फिनिक्स की नाम है ना उनका, तो ये इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। लेकिन फिलहाल आपके पास जो वक्त है वो आपको बोर्ड में लगाना चाहिए, वो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। आगे कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है स्पेस के बारे में स्टडी करना। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या बोला था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में किस किस तरीके से चीजों को आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं आपके, एज इट इज चीजों को पुट करके आंसर निकालने के लिए। ठीक है, हमारा शायद फोर्थ टॉपिक है फोटोन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, लाइट प्रोपगेट इन अ बंडल। जो लाइट आगे की तरफ प्रोपगेट करती है वो बंडल की फॉर्म में करती है, या उन बंडल्स को आप पैकेट बोल सकते हैं, और यू कैन कॉल देम एज क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ईच बंडल बीइंग कॉल्ड फोटोन और पजेसिंग एनर्जी। फोटोन पजेस करते हैं एनर्जी को। अब फोटोन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाई वन हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर, नंबरिंग आप देख लीजिएगा जो भी पीछे छूट रही है, फोटोन्स। ठीक है, इसको सिंपली अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख लीजिएगा क्वांटा और एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे पहली चीज हमें निकालनी होती है वो निकालनी होती है एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, इन सब चीजों की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ, और ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे। लाइक आप मान लीजिए कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, या फिर आप मान लो कि ये पार्टिकल फॉर्म में मूव कर रहा है। तो जब आप नॉर्मल चीजों को स्टडी करते हो तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन जब भी आप किसी चीज को वेव नेचर के थ्रू पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे कि वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि एक वेव कितनी दूरी के बाद में खुद को रिपीट कर रही है, उसको लैम्डा से दिखाता है। ये होती है लैम्डा। एक सेकंड में कितना ये मूव कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार अप एंड डाउन हुए हैं उसमें। फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं आप म्यू से। एक रिलेशनशिप होता है इन दोनों में, और वो रिलेशनशिप है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है
स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रीक्वेंसी सिंपली अगर निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के। कितने टाइम में ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है। और आपका सी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे वो किसके बराबर होगी, सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने इस इक्वेशन से बनाया, लैम्डा को नीचे ले आऊंगा उठाकर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। एक तरीका और है, ये मीटर पर सेकंड में होता है और लैम्डा होता है मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर आएगा 1 अपॉन सेकेंड, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड आएगा। यानी बात सही है। अभी जो एनर्जी आपकी लाइट सोर्स होता है, मान लो ये लाइट सोर्स है और सोर्स से एनर्जी निकल रही है, तो ये अपने साथ कुछ फोटॉन्स को कैरी करा रही होगी। मान लो ये फोटोन है। जब ये फोटोन है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस कर रहा होगा वो फोटोन। तो उस एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू। यानी कि एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो लिखिएगा वेयर ई जो है इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन कितनी एनर्जी पजेस कर रहा है। एच जो है आपका वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और जो ये है म्यू, इसको मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। अभी आपने लिखा था ऊपर कि फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। और जो सी होती है आपकी, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में बात करूंगा तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एनर्जी का एक तो फार्मूला आपका एनर्जी का ये है, एक फार्मूला आपकी एनर्जी का बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपका फार्मूला नंबर बी है। इसमें कुछ वैल्यूज आपको पता है, लाइक एच बराबर होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जो सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए इसमें। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ बाय लैम्डा। ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं एच और सी को, तो ये वैल्यू आएगी 369 पॉइंट समथिंग आएगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है 3, और उसकी वैल्यू होती है 2.98 समथिंग।
अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू रखूंगा तो ये सॉल्व होकर आएगा 12375। आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पॉइंट समथिंग वगैरह आएगा। लेकिन अगर आप इसको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू से, जो ई की, इसकी एच की वैल्यू होती है एग्जैक्ट, वो मैं ऊपर दिखाऊंगा। सेकेंड। ये रही 6.63। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 2.98 समथिंग होती है। जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और एक चीज और होगी, वो है कि आपकी जो एनर्जी यहाँ से आ रही है वो जूल में आएगी। लेकिन अगर इस जूल को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं 1/इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और रखना पड़ेगा। तो जो एनर्जी आएगी आपकी यहाँ से, वो जूल की जगह किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो फाइनली जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बनेगा Hc/E/λ। अब आप वैल्यू रख दीजिए 6.63 × 10⁻³ -34 × 2.98 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻−19 × अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का जो आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा, जो आप यूज कर सकते हैं, वो आएगा 12375/λ। लेकिन जो लैम्डा आप रखोगे वो एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। ठीक है। या फिर इसको हो सकता है भूल जाए इंसान, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और फार्मूला उन्होंने बनाया है, वो है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। 375 को राउंड ऑफ करके 400 कर दिया है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी यहाँ एनर्जी। ठीक है। ये है हमारा मेन, किस तरीके से आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है, दिस फार्मूला इज फॉर 1 फोटोन। इतने छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं यार ये। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर एन ऑफ फोटोन्स, तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी होगी एन पार्टिकल के लिए, उसको ई एन लिख लीजिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होगी n/λ इन एंगस्ट्रॉम 12400। ठीक है। बस 5 पार्टिकल है तो 5 से 10 पार्टिकल, 10 से 20 पार्टिकल में 20। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एनर्जी के बारे में। अब आते हैं मास ऑफ फोटोन के बारे में, जो हमारा अगला हेडिंग है, मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन की मास की बात अगर हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ फोटोन को एक चीज ध्यान रखिएगा, फोटोन जो पार्टिकल होता है वो लाइट का पार्टिकल होता है, और लाइट कभी रुकती नहीं। तो ये हमेशा क्या होता है, एक मूविंग पार्टिकल होता है। मूविंग पार्टिकल। अगर इसका मूव होना रुक जाए, यानी कि अगर फोटोन रेस्ट पर है, फोटोन रेस्ट पर है, तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पार्टिकल डज नॉट
एग्जिस्ट। पार्टिकल आपका एग्जिस्ट नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि फोटोन का कोई वजूद ही नहीं होता रुके हुए फोटोन का। तो आप जब भी मास कैलकुलेट करोगे वो एक मूविंग पार्टिकल का मास कैलकुलेट करोगे। देखिए, एक्चुअली द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। यानी कि फोटोन रुका हुआ आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और उसका जो मास होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। बट इट्स इफेक्टिव मास इज गिवन एज, इसका जो इफेक्टिव मास होगा यानी मूविंग पार्टिकल का जो मास होगा उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ना आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है उनकी ये इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू होती है mc²। mc², ये बहुत यूज में आने वाला है आपका। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्वांटम फिजिक्स को डिफाइन करती है, आइंस्टीन की इक्वेशन। तो ये इक्वेशन और किस किस चीज के बारे में बताएगी? यहाँ जो ये m है ना, दिस इज द मास ऑफ द फोटोन। मैं जरा चार्जिंग पे लगा दो। एनर्जी आपने लिखा था कि आप निकालते हैं hc/λ से, और ये हो जाएगा mc²। तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m × c h/λ। ठीक है। तो किसी भी चीज की अगर आप उसके मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वेलोसिटी के साथ, तो वो बनाता है उसका मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ से जब मास को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p, और ये हो जाएगा h/λ। तो यहाँ से आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम के साथ साथ अगर रिप्लेस कर लो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p। दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं। p गिवन है तो लैम्डा, लैम्डा गिवन है तो p। ये आपकी इसके लिए है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये भी सेकंड इक्वेशन का ही पार्ट है। ये आई कैसे, ये आपने यहाँ समझ लिया। इसको और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। hc/λ कैसे आपकी इस वैल्यू के बराबर आएगा, या मास किसके बराबर होगा? तो अगर सिर्फ मास मुझे निकालना है तो आपका मास ना सिंपली यहाँ से बनेगा। देखो, रेस्ट मास या जो भी मास निकाल रहे हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ से अगर आपको m निकालना है तो m का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा h/c × λ। अब ये मैं रेस्ट मास एग्जिस्ट क्यों नहीं करता उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पर किसी चीज का रेस्ट होना यानी कि c की वैल्यू का जीरो होना। c की वैल्यू का जीरो होना मतलब मास का बहुत ज्यादा होना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने ऊपर हाइपोथेसिस ली थी वो बात यहाँ पे करेक्ट है, और ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ निकालने के लिए।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आपने जो पढ़ा था लैम्ब्डा का फॉर्मूला, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने फोटोन के दो चीज़ों के बारे में बात कर ली। उसका मास कैसे निकालेंगे, मास का फॉर्मूला आपने लिखा H/c लैम्डा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख कर आए हैं? एनर्जी इज इक्वल टू होती है 12400 अपॉन लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे चलते हैं। जो मैं ऊपर समझा आया हूँ वो चीज यहाँ पर है। थर्ड नंबर पर आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना है, सी। मोमेंटम ऑफ द फोटोन, यानी कि पी। अब यही चीज उन्होंने ना यहाँ समझाने की कोशिश की है, तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ। मेनली आपने लिखा MC² जो वैल्यू है वो ई की है, और ई आप निकाल सकते हो HC/लैम्डा से। when you are comparing these two equations, then you get C से C कैंसिल, MC is equals to H/लैम्डा, MC is equals to H/लैम्डा, एंड MC हो जाएगा P, तो P is equals to H/लैम्डा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। आगे है फोर्थ नंबर पर, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन। इनका किस तरीके से पता किया जाएगा कि कितने फोटोन यहाँ से एमिट हो रहे हैं? ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अरे ये पेज छोटा हो गया है, मानो मत मानो। डी है नंबर ऑफ फोटोन, कितने फोटॉन्स किसी भी सोर्स से निकल रहे हैं या एमिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड पावर पी इज गिवन बाय। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपली, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। उससे पहले आप मोनोक्रोमेटिक के बारे में समझ लीजिए। एक सोर्स है मेरे पास जिससे लाइट निकल रही है, और लाइट जो निकल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ की निकल रही है। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमैटिक। अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ की बात करते हैं तो उसके लिए हम अलग से बात करते हैं। नंबर ऑफ फोटोन ये जो मूव कर रहा है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एंड पी जो है ये सिंपली पावर इसकी गिवन होती है आपकी, पावर ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है उसका आपको निकालने के एक सेकंड में कितने फोटोन इसमें से एमिट हो रहे हैं, पावर अपॉन एनर्जी। पूरा फोटोन बराबर होता है पावर अपॉन एनर्जी। ये फॉर्मूला है। अब आप वैल्यू रख दीजिए। एनर्जी कैसे निकालते हैं?
एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, एन हो जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, ये आपकी 4 नंबर की बात हो गई। लास्ट आता है इंटेंसिटी। ये चौथे पांचवे पे ना इतने क्वेश्चन नहीं बनते, आपके 3 नंबर तक हमने जो पढ़ा था उस पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करते हैं इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। एनर्जी क्रॉस पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकेंड टाइम। ठीक है, इसी को रेडिएशन पावर भी बोलते हैं। जो ऊपर हमने पी लिखा है ना, पावर बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। तो उसी को अगर हम यहाँ पर रख दें विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो इंटेंसिटी के 2-3 फार्मूले यहाँ बनेंगे आपके। अगले पेज पे समझते हैं। इंटेंसिटी होती ये है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रीजन से निकल रहे हैं। ई नंबर पर है हमारा इंटेंसिटी ऑफ फोटो। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए एनर्जी क्रॉस पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकेंड। जैसे कि एक सरफेस है आपके पास, मान लो ये, इससे नॉर्मली कितनी एनर्जी निकल रही है। नॉर्मली कितनी एनर्जी इसमें से निकल रही है, कितने एरिया में से, कितने टाइम के अंदर। जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा होता है पावर अपॉन एरिया। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये फॉर्मूला बनेगा आपका एनर्जी का। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स द पावर इंटेंसिटी इज गिवन बाय। अब ये ना एक और तरीका है समझने का। कब, ये जो आपने एरिया ले रखा है, मान लो ये एरिया आपका कुछ इस तरीके का है, या कोई सोर्स है ऐसा, इससे इतनी दूरी पर इंटेंसिटी पूछी गई है, इस सोर्स से इतनी दूरी यानी स्मॉल आर पर। तो आप इसके चारों तरफ एक स्पेयर ले लीजिएगा, और जो आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा इसको लगाइए। वो हो जाएगा ई अपॉन टी, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आर स्क्वायर आया है, एनर्जी और टाइम को कांस्टेंट मान लीजिए। ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके 1/r स्क्वायर के। ये कंक्लूजन जरूरी है। जितना दूर चले जाएंगे आप सोर्स से, उतनी ही एनर्जी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और ये सिंपल लॉजिक भी है। अगर आप एक बल्ब यहाँ जलाओ, तो बल्ब जो अपनी रोशनी देता है ना, वो अपने आसपास के रीजन में ज्यादा देता है। जितना उससे दूर जाते रहेंगे उसकी एनर्जी की इंटेंसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल की मौजूदगी कम हो जाती है। क्योंकि बल्ब पार्टिकल को बिखेरता है, तो छोटे रीजन में ज्यादा पार्टिकल होंगे, आपको ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी। फिर आगे जाके वही पार्टिकल और बड़ी जगह में बैठेंगे, तो वहां आपको कम इंटेंसिटी नजर आएगी। ये सिंपल लॉजिक है। अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने। देखिए, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपकी पॉजिटिव या कैनाल रे की डिस्कवरी थी, वो किस चीज की डिस्कवरी में मदद करती है, आइसोटोप्स। द डी ब्रॉगली wavelength of electron is first Bohr's orbit of an atom is equal to the circumference of the orbit। ये चीज ना एक फार्मूला आपको क्रिएट करके देती है। ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये कोई ऑर्बिट है एटम का, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो बोर का जो पहला ऑर्बिट है, इसमें जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी यानी लैम्डा, वो किसके बराबर होगी,
ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा? 2 पाई आर के बराबर। ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड है, अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड नॉन जीरो एनर्जी एंड मोमेंटम मस्ट ट्रेवल इन अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये है, अगर पार्टिकल का जीरो रेस्ट मास है एंड नॉन जीरो एनर्जी एंड मोमेंटम मस्ट ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि उसका रेस्ट मास जीरो है, एनर्जी जीरो नहीं है, और ना ही उसका मोमेंटम जीरो है, बस रेस्ट मास जीरो है। यानी पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर रेस्ट होगा तो उसका मास जीरो हो जाएगा। पार्टिकल की अगर एनर्जी है, उसके अंदर मोमेंटम भी है, तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा? इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल। ये आपका फार्मूला है, H/mv। अब ये एम वी कहाँ से आ गया? फार्मूला लिखाया था H/p। तो p को ही आप लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कहाँ से आई है? VRMS। ये VRMS पार्टिकल होते हैं गैस के मॉलिक्यूल के पार्टिकल। ठीक है। अब इसको रिप्लेस करेंगे वो कैसे? √3 m kT से। तो ये आपका रिप्लेसमेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। ये जो एनर्जी होती है वो 3/2 kT के बराबर होती है। और ये जो आपका एम वी दिख रहा है, इसको मैं लिख लूंगा, देखो, ऐसे लिखिएगा, एम वी मास इनटू वेलोसिटी। अब इस एम वी को मैं रिप्लेस करूंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ mv²। तो आप दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा me, और ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को इधर ले जाइए, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 m ई यानी ई के। तो p जो आएगा वो बराबर आएगा √2 m के, यानी ई के। अब जो ई के है उसकी वैल्यू है 3/2, यानी कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। मैंने लिखा ही देता हूँ, इतनी मेहनत मत करो। ये क्वेश्चन पे ना न्यूमेरिकल आते हैं आपके एंट्रेंस में, ध्यान रखिएगा। एक ना नोट करके लिख लीजिएगा इसको। एक इक्वेशन होती है H/p, तो उसको मैं लिखूंगा H/m VRMS। VRMS क्यों लिखा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसियस पार्टिकल की। अब आ जाइए आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को। वो होता है हाफ mv² के बराबर। आप मास से ऊपर नीचे दो जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा m²v² अपॉन 2m इज इक्वल्स टू ई के। इस 2m को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2m ई के। m²v² को लिखूंगा एम वी का होल स्क्वायर, जो के बराबर होगा p² के। तो मेरा जो p आएगा वो आएगा √2m ई के। अब एक थ्योरी होती है जिसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं। आपने इसको क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, उसका बराबर होता है 3/2 kB, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर। ठीक है। कहाँ से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से निकाला। इसकी जगह उसको रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा आपका √2m, और E की जगह आप लिखिए 3/2 kBT। तो 2 से 2 कैंसिल, जो P है वो आ जाएगा 3 m kBT रूट के अंदर। अब इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ P से। तो लैम्डा आप कितने तरीके से निकाल सकते हो? लैम्डा इज इक्वल्स टू, एक तो होता है H/p, एक हो जाएगा H/m VRMS,
और एक हो जाएगा H/√3 KB/MT। तो ये लैम्डा के फॉर्मूले हैं आपके। बस फिजिक्स ना इसी को बोलते हैं कि जो भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं इनको आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कितने कर पाओगे कितने नहीं। बेसिक क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। लैम्डा के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो भी फॉर्मूले यहाँ यूटिलाइज होने वाले हैं, ऑल दीज फार्मूलाज आर रिटन। तो आप जब ये वीडियो लेक्चर देखो तो इसके क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाए मुझे बताइएगा, जो जो नहीं हो इसका एक बार स्नैप ले लीजिए आप, मतलब एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम कीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। दो क्वेश्चंस ये हैं, उसके बाद थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपके पास भी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ से लीजिए। देखो ये एएमयू में पूछा हुआ सवाल है 2002 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सवाल में कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 यहाँ से देख लीजिए। मेरी यार आंख में कुछ आ गया। ये 7 का सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये थोड़ा स्पेस ज्यादा ले रहा है तो आप देख लीजिए इसको। नोट कर लीजिएगा इन सबके स्क्रीनशॉट ले लेकर और सॉल्व भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 देखिए। 12, 13, 14। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। जो हो जाए अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो देखो करने पड़ेंगे क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इजी ही आती है। इन्हें ट्रिक वालों को छोड़ दीजिएगा। अगला जो हमारा क्लास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीई के बारे में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आप इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, साथ में सॉल्यूशन भी एसोसिएटेड है आपके पास, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन होंगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अपनी अगली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये भी आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा हमें उसे और डीपली पढ़ना है। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत। आप लोगों से विनती है कि आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लासेस को शिद्दत के साथ देखते रहिए। थैंक यू।